So we are starting with the Unit 10 assignments. आज हम Unit 10 के असाइनमेंट्स को पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद जैसे कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैप और फिल्टर फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम Unit 10 के असाइनमेंट को सॉल्व करते हैं। विच इज़ एन इनवैलिड फंक्शन आर्गुमेंट टाइप। इनमें कौन सा ऐसा आर्गुमेंट है जो इनवैलिड है? कल हमने देखा था रिक्वायर्ड, कीवर्ड और डिफ़ॉल्ट, ये आर्गुमेंट टाइप थे। एंड अदर देन दिस हमारे पास आर्बिट्रेरी एंड आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स अवेलेबल था, बट दिस पार्शियल आर्गुमेंट इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ अ पाइथन। विच इज ट्रू फॉर आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स। आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स के केस में जैसा कि कल हमने देखा था कि जितने भी वैल्यूज हम पास करते हैं वो एक टपल के अंदर स्टोर हो जाता है। तो वो टपल एक तरीके से अगर हम देखें तो वो इम्यूटेबल डाटा टाइप होता है, बट वहाँ पर हम किसी भी टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट में भी हम किसी भी टाइप का डाटा पास ऑन कर सकते हैं। सो इट आल्सो अलाउ अस टू पास एनी टाइप ऑफ आर्गुमेंट। और अगर हम देखें तो आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट के केस में जो डाटा है वो एक डिक्शनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है और वो एक म्यूटेबल डाटा टाइप है। तो म्यूटेबल के केस में किसी भी टाइप का डाटा स्टोर किया जा सकता है, और आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट के केस में टपल फॉर्मेट में डाटा स्टोर होता है। तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो डाटा है वो एक इम्यूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। विच वन इज नॉट ट्रू फॉर आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट रिसीव्ड आर्गुमेंट एज ए टपल। आर्बिट्रेरी के केस में इन द फॉर्म ऑफ टपल आर्गुमेंट रिसीव होता है, और आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट के केस में डिक्शनरी फॉर्मेट में डाटा रिसीव होता है। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट के केस में जैसा कि कल हमने देखा था कि सबसे पहले नॉन डिफ़ॉल्ट्स आते हैं, उसके बाद डिफ़ॉल्ट्स आते हैं। सो नॉन डिफ़ॉल्ट टू फॉलो द डिफ़ॉल्ट और डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट टू फॉलो अ नॉन डिफ़ॉल्ट। तो इस केस में डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट टू फॉलो नॉन डिफ़ॉल्ट, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें सबसे पहले नॉन डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स होंगे, उसके बाद आपका डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट होगा। तो जो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट है वो नॉन डिफ़ॉल्ट को फॉलो करेंगे। इसमें सी वन इज द करेक्ट आंसर। सिमिलरली इस केस में विच वन इज नॉट ट्रू फॉर द लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन के केस में हमने देखा था कि सिंगल लाइन फंक्शन होता है, और इस केस में हम किसी भी ग्लोबल डाटा को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इट कैन एक्सेस अ ग्लोबल वेरिएबल स्पेस। इट कैन नॉट एक्सेस, दिस वन इज इनवैलिड। नॉट ट्रू के केस में ये आपका इनवैलिड है। जब भी एक स्मॉल फंक्शन क्रिएट करना हो तो हम यूजर डिफाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, और सिंगल लाइन फंक्शन के लिए हम लैम्डा फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड इट कैन रिटर्न ओनली अ वन वैल्यू। इट कैन एक्सेस द ग्लोबल वेरिएबल ऑल्सो। तो बी जो है ये आपका इनकरेक्ट आंसर इस केस में है। तो ये आपके थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ यूनिट 10। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर 10 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ लैम्डा फंक्शन टू फाइंड द सम ऑफ फोर नंबर्स। तो लैम्डा फंक्शन के लिए फिक्स है आपके पास एक कीवर्ड फंक्शन, कीवर्ड है दैट इज लैम्डा। तो हम सम करने के लिए फोर नंबर्स के लिए कोई भी एक नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं लाइक दिस। ये एक फंक्शन का नेम हो गया। अब इसमें हम इसे लैम्डा कीवर्ड के थ्रू
फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं लैम्डा। अब हमें 4 नंबर्स पास करने हैं n1, n2, n3 और n4 और फाइनली इसे करना क्या है n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। जो भी 4 वैल्यूज इसे पास की जाएंगी, ये जो 4 वैल्यूज इसे पास की जाएंगी उस 4 वैल्यूज को जस्ट ऐड कर देना है। सो दिस इज द वन लाइन फंक्शन दैट वी हैव क्रिएटेड। और इसी के लिए अगर आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करना होता तो आप रिटर्न आर, तो दोनों में देख सकते हैं नियर अबाउट सिमिलरिटी है। बट डिफरेंस क्या है, लैम्डा फंक्शन में सिंगल लाइन स्टेटमेंट ही अलाउड है और लूपिंग कंस्ट्रक्ट अलाउड नहीं होते हैं। बट इन केस ऑफ अ यूजर डिफाइंड फंक्शन आप मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं एंड इवन लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स भी अलाउड होता है। अब इसे कॉल करना है तो कॉल करने का मेथड सिमिलर होगा। और अगर सम 4 नंबर्स है, सम 4 नंबर्स और सिमिलरली अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो उसको कॉल करने का भी मेथड सिमिलर है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे एन का ओ यहाँ पर ये स्मॉल लेटर में स्पेसिफाइड है ताकि दोनों ही नेम डिफरेंट हो, इसीलिए हमने उसके केस को चेंज कर दिया है। तो दोनों ही केस में आप देख सकते हैं आपका जो रिजल्ट है वो सिमिलर आ रहा है। अब इसके एग्जीक्यूशन में डिफरेंस है यहाँ पर। एग्जीक्यूशन में क्या डिफरेंस है, जब आपने सम ऑफ 4 नंबर्स कॉल किया, ये एक लैम्डा फंक्शन है, तो लैम्डा फंक्शन कंपाइल टाइम पे ही स्टेटमेंट से रिप्लेस हो जाता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि ये फंक्शन कॉल नहीं है। तो जहाँ पर भी ये स्टेटमेंट स्पेसिफाइड है वहाँ पर ये स्टेटमेंट आकर रिप्लेस हो जाएगा। बट जहाँ पर आपने यूजर डिफाइंड फंक्शन कॉल किया है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट रिप्लेस नहीं होगा। एग्जीक्यूशन टाइम पे जहाँ पर भी फंक्शन कॉल है ये अकॉर्डिंगली यहाँ पे जंप करेगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और जो रिजल्ट है वो वापस यहाँ पर रिटर्न होगा। तो लैम्डा फंक्शन के केस में ये जो फंक्शन कॉल है ये रिप्लेस हो जाता है। बट यूजर डिफाइंड फंक्शन के केस में ये एक लिंक है इस फंक्शन कॉल का। तो स्टेटमेंट्स जो यहाँ पर स्पेसिफाइड है वो यहाँ पर रिप्लेस नहीं होती है। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलरली आप बाकी के लैम्डा फंक्शंस भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें एरिया ऑफ सर्कल का लैम्डा फंक्शन स्पेसिफाई करना है। एरिया ऑफ सर्कल लैम्डा, जो भी रेडियस पास ऑन होगा उसके बेस पर 3.14 इंटू आर इंटू आर। और सिमिलरली अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन कॉल करना है, डिफाइन करना है, तो वो भी हम प्रीवियस सेशंस में देख चुके हैं कैसे इसे क्रिएट किया
जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए हमें लैम्ब्डा फंक्शन स्पेसिफाई करना है। अब लैम्ब्डा फंक्शन तो कैसे होगा, सिंगल लाइन में, वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अगर इसका यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखना हो तो कैसे होगा। सो फैक्टोरियल ऑफ दिस नंबर, और जो भी नंबर पास ऑन किया गया है रिटर्न दिस एफ। सो ये एरिया ऑफ सर्कल है और ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम। तो मैं एरिया ऑफ सर्कल को कॉल नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली फैक्टोरियल के फंक्शन पे मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम ये फैक्टोरियल कॉल करते हैं। अब इसे रन करके देख लेते हैं, लेकिन करंटली ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ये लैम्ब्डा फंक्शन नहीं है। एन, नेम एन इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पर एन वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि हमने डायरेक्टली 5 पास ऑन किया है, डायरेक्टली 5 कांस्टेंट वैल्यू पास की है। तो यहाँ पर हमें 5 ही स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो ये 120 आ रहा है। तो ये तो है मल्टी लाइन स्टेटमेंट, और मल्टी लाइन स्टेटमेंट के केस में लैम्ब्डा फंक्शन स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता। तो अब हम देखेंगे क्या इसके लिए कोई और मेथड भी है। तो हम यहाँ पर रिकर्सिव फंक्शन को लिखते हैं, फैक्टोरियल बाय यूजिंग रिकर्सिव मेथड। इफ n इक्वल टू 0, return 1, else return n into recursive factorial of n minus 1। तो इस केस में अब हमने रिकर्सिव फैक्टोरियल फंक्शन लिखा है। यहाँ पे हमने देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर n की वैल्यू 0 है तो 1 रिटर्न करना है, अदरवाइज n इंटू, फिर से सेम फंक्शन को हमने कॉल किया है। तो अब हम यहाँ पर फैक्ट की जगह आर फैक्ट कॉल करके देखते हैं क्या इसमें भी सेम रिजल्ट आएगा या नहीं। तो इस केस में भी हमारे पास अब सिमिलर रिजल्ट है, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। तो रिकर्सिव के थ्रू जस्ट वन इफ स्टेटमेंट के थ्रू हमने इसे प्रोग्राम को लिखा है, बट यहाँ पर अब हमें फोर लूप को यूज नहीं करना पड़ा। तो अब हम सेम इसी स्टेटमेंट को देखते हैं लैम्डा फंक्शन के थ्रू कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अब हम लेते हैं लैम्डा फंक्शन के लिए, देखते हैं कैसे लिखा जा सकता है। लैम्डा ऑफ दिस एन वैल्यू पास किया गया है। सो इस केस में अगर इफ एन इक्वल टू 0 है, एन इक्वल टू 0 है, तो उस केस में क्या रिटर्न करना है, 1। एल्स n into this same function n minus 1। तो यहाँ पर हमने सिंगल लाइन इफ स्टेटमेंट यूज़ किया, क्योंकि ये मल्टी लाइन इफ स्टेटमेंट है। तो सेम इसी स्टेटमेंट को हमने सिंगल लाइन इफ स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया, और ये स्टेटमेंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो अकॉर्डिंगली ये लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन है ये इवेलुएट होगा, और ये अगर एक्सप्रेशन फॉल्स है तो एल्स के बाद जो स्टेटमेंट दिया गया है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट अपने आप को ही तब तक कॉल करता रहेगा जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती।
तो हम यहाँ पे आर फैक्ट की जगह एम फैक्ट कॉल करके देखते हैं क्या अब भी हमारा रिजल्ट सिमिलर आ रहा है या नहीं। तो इस केस में भी देख सकते हैं आपका रिजल्ट सिमिलर है। तो ये है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये है आपका रिकर्सिव फंक्शन और ये है बाय यूजिंग अ लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन में आपको सिंगल लाइन स्टेटमेंट ही अलाउड है। तो यहाँ पर आपको रिकर्सिव मेथड जिसमें लूप यूज ना हो रहा हो, ऐसे स्टेटमेंट को ही आप लैम्डा फंक्शन के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इन तीनों ही फंक्शन में किसी में भी आपका कोई क्वेरी हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर भी हमें सम ऑफ नेचुरल नंबर कैलकुलेट करना है। तो नेचुरल नंबर कैलकुलेट करने भी के लिए भी सिमिलर टाइप के फंक्शंस हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसको भी यूजर डिफाइंड फंक्शन के थ्रू भी किया जा सकता है। तो ये है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन नेचुरल नंबर्स के सम को कॉल करने के लिए। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सम कैलकुलेट करेंगे तो 15 अकॉर्डिंगली रिजल्ट आपका यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो 1 2 3 4 5 को अगर ऐड करेंगे तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर 15 रिजल्ट आएगा। तो ये तो है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब हम देखते हैं इसके लिए रिकर्सिव फंक्शन कैसे लिखा जा सकता है। रिकर्सिव फंक्शन भी हमने यहाँ पे फैक्टोरियल के लिए लिया था। सेम इसी फंक्शन को अब हम रिकर्सिव नेचुरल नंबर के लिए कन्वर्ट करते हैं। अगर नंबर 0 है तो सम भी 0 आएगा, अदरवाइज n प्लस रिकर्सिव सम n प्लस 1, नो n माइनस 1। अब हम यहाँ पर रिकर्सिव मेथड को कॉल करके देखते हैं। तो कुछ एरर है यहाँ पर। ओके, सम n इज द नेम ऑफ अ फंक्शन, सम n। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमिलर रिजल्ट यहाँ पर भी शो हो रहा है। सम ऑफ 5 नेचुरल नंबर इज 15। अब हम यहाँ पर इसे लैम्डा फंक्शन के थ्रू लिखते हैं। तो लैम्डा फंक्शन के लिए भी सेम फंक्शन को कन्वर्ट कर देते हैं। सम एंड इन दिस केस दिस इज 0, क्योंकि अगर n 0 है तो 0 है, अदरवाइज n प्लस दिस सम n। तो जो रिकर्सिव फंक्शन है सेम उसी को ही हमने यहाँ पर सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पर इस लैम्डा फंक्शन को यूज करके देखते हैं। ओ, फिर से एरर हो गया, सम एन एम सम एन। ओके, इसका भी नाम सम एन है, एम सम एन। सो अब सिमिलर रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर भी डिस्प्ले हो रहा है। तो फैक्टोरियल हो या सम हो उसके लिए हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन और लैम्डा फंक्शन को देखा कैसे यहाँ पर स्पेसिफाई किया जा सकता है।
Next is write a lambda function to find the maximum from items of a list collection passed as argument. तो यहाँ पर हमें कुछ आइटम्स एज ए लिस्ट पास किए गए हैं, उसमें से मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। तो लिस्ट ऑफ आइटम्स अगर पास किए गए हैं और उसमें से मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, तो हम देखते हैं पहले कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन कैसे लिखा जा सकता है। मैक्सिमम फ्रॉम दिस लिस्ट ऑफ वैल्यूज। सो अगर मल्टीपल वैल्यूज पास ऑन हो रही हैं, तो आपको यहाँ पे सिंपली एस्ट्रिक सिंबल स्पेसिफाई किया जा सकता है ताकि सारी वैल्यूज आपको लिस्ट फॉर्मेट में मिल जाए। और उसमें से जो भी मैक्सिमम है उसे फाइंड आउट करने के लिए आप मैक्स ऑफ दिस लिस्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं। रिटर्न दिस आर। तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है 10, 16, 11, 56, 28। तो इनमें जो भी मैक्सिमम है उसे फाइंड आउट यहाँ पर किया जा सकता है। यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है वो 78 डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर मैक्सिमम 78 यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। जो भी वैल्यूज हमने पास की गई हैं उसमें से कौन सा मैक्सिमम है। बट मैक्स आपके पास एक इनबिल्ट फंक्शन भी है। हम यहाँ पे जस्ट देख रहे हैं अगर मल्टीपल वैल्यूज पास की जाए तो उसमें से कैसे बाय यूजिंग अ यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड बाय यूजिंग अ लैम्डा फंक्शन कैसे ये स्पेसिफाई किया जा सकता है। तो अब हम यहाँ पर एक लैम्डा फंक्शन लिखते हैं। तो एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज आपके पास है, इसमें से मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, तो आप ये एम मैक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये एम मैक्स फंक्शन है जिसमें हमने ये मल्टीपल वैल्यूज पास की। तो यहाँ पर तो ये जो वैल्यूज हम पास कर रहे हैं ये लिस्ट फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, टपल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एस्ट्रिक सिंबल। लेकिन अगर आप अब यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज पास कर रहे हैं और यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल है, तो ये सिंगल वेरिएबल इन मल्टीपल वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपका एरर भी मैसेज शो होगा, क्योंकि लैम्डा फंक्शन में केवल एक ही वैल्यूज एक्सेप्ट हो सकता है। अब बट आपने 5 वैल्यूज यहाँ पर दी हुई हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन में आपके पास ये एस्ट्रिक सिंबल था जिससे आप मल्टीपल वैल्यूज को इन वन गो टपल में कन्वर्ट कर पा रहे थे। लेकिन लैम्डा के केस में ऐसा कोई प्रोविजन अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल लगा के देखते हैं। तो लैम्डा फंक्शन के केस में भी जब हमने ये एस्ट्रिक सिंबल लगाया तो अकॉर्डिंगली वो आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट में कन्वर्ट हो गया एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 78 रिजल्ट आ रहा है। तो लैम्डा फंक्शन में भी अगर मल्टीपल वैल्यूज पास की जा रही हैं और उसे सिंगल वेरिएबल में एक्सेप्ट करना है तो आप यहाँ पर एस्ट्रिक सिंबल आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो आपके जितनी भी वैल्यूज हैं वो एक टपल में एक्सेप्ट हो गई और इस टपल में से आपने मैक्सिमम वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 एंड 6। ये दोनों ही फंक्शन लिखने थे, हमने दोनों ही फंक्शन यहाँ पर लिख दिया। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों ही हमने एक साथ यहाँ पर टेस्टिंग करके देखा कैसे हम यहाँ पर
आर्बिट्ररी आर्गुमेंट का यूज़ कर सकते हैं और कैसे लैम्ब्डा फंक्शन के थ्रू भी ये मैक्सिमम फाइंड आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अब इस केस में राइट अ फंक्शन टू फाइंड द पर्सन एलिजिबल टू वोट, डिटेल ऑफ अ पर्सन, नेम, एज एंड एड्रेस पास्ड एज आर्गुमेंट। तो अब की बार हम एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं जिसके अंदर हम कुछ कीवर्ड आर्गुमेंट पास करना चाहते हैं, जैसे कि नेम, एज एंड एड्रेस। और ये जो डाटा पास ऑन हो रहा है उसमें से उस डाटा के बेस पर हमें डिसाइड करना चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर पर्सन वोट के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो यहाँ पर इस टाइप का हम एक चेक फंक्शन डिजाइन कर सकते हैं जिसमें हम कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे। अब ये चेक फंक्शन हमें हमें चेक करना है ये पर्सन वोट के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो यहाँ पर अब हमारे पास वैल्यूज जो आ रही हैं वो कीवर्ड और एड्रेस के साथ है। तो यहाँ पर ये पर्सन का डिटेल है और इसमें बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो यहाँ पर हम डबल एस्ट्रिक सिंबल का यूज कर सकते हैं ताकि इसे एज ए डिक्शनरी फॉर्मेट में डाटा को एक्सेप्ट किया जा सके। और अब हमें यहाँ पे चेक करना है इफ द पर्सन एज is greater than or equal to 18, then result is eligible to vote. Else result is सर एक चीज पूछूं क्या? हाँ पूछें ना। ये एक स्टार का तो मैं समझ गया था कि वहां पे अपन ने जब वो लगाया था लिस्ट के आगे तो मल्टीपल वैल्यूज चला जाएगा। हम्म, ये अपन ने दो क्यों लगाया अभी, दो स्टार पर्सन के हाँ आगे? जब भी मल्टीपल वैल्यूज हो बट वो की और वैल्यू पेयर में। डिक्शनरी, ओके, की एंड वैल्यू पेयर, अच्छा हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। मल्टीपल वैल्यूज हो लेकिन की एंड वैल्यू पेयर में हो तो हम यहाँ डबल एस्ट्रिक सिंबल का यूज करते हैं। ओके सर। रिटर्न दिस आर। अब हम इस आर को यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं। ओ यहाँ पर ये नॉट एलिजिबल टू वोट। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि हम अब की बार सेम रिकॉर्ड को सेम स्टेटमेंट को लेते हैं और इसमें एज को पास ही नहीं करते। इंस्टेड ऑफ एज हमने यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर पास ऑन कर दिया है। सो इस केस में हम रन करेंगे तो अकॉर्डिंगली हमें एरर मैसेज आएगा कि एज नाम का की एग्जिस्ट ही नहीं करता। एज नाम का की एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो इस मैसेज को रिटर्न करने से पहले हमें देखना होगा क्या हमारा जो रिकॉर्ड आया है चेक होने के लिए क्या उसके अंदर एज एग्जिस्ट भी करता है या नहीं।
तो हम इस स्टेटमेंट से पहले यहाँ पर चेक कर सकते हैं इफ द एज की अवेलेबल इन पर्सन। तो अगर एज इस पर्सन में है, पर्सन मीन्स ऑल द कीज ऑफ दिस पर्सन, ये जो डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी के अंदर कीज की लिस्ट में क्या एज है? अगर है तब तो चेक करो, अदरवाइज एज नॉट प्रोवाइडेड। यहाँ पे देख सकते हैं कि एज भी प्रोवाइड नहीं किया गया है। सिमिलरली इस टाइप का एरर तब भी आ सकता है अगर आपने एज का की डिफरेंट कर दिया, सपोज इस फॉर्मेट में एज स्पेसिफाई कर दिया, बट अभी भी एज उस की लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो सिमिलरली अभी भी सेम एरर है। तो आपका जो एज है वो उसी फॉर्मेट में होना चाहिए जिस फॉर्मेट में यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं। तो आपका जो एज है वो कैपिटल ए फॉर्मेट में ही अवेलेबल होना चाहिए। और इस केस में ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि केवल 3 पैरामीटर्स ही पास किए जा सकते हैं, बट कितने भी पैरामीटर्स यहाँ पर हो सकते हैं, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। बट वहाँ पे अगर एज भी एग्जिस्ट करता है तभी हमारा प्रोग्राम अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। तो यहाँ पर नेम है, एज है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट है, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर एज पैरामीटर एग्जिस्ट करता है तब तो अकॉर्डिंगली एलिजिबल और नॉट एलिजिबल टू वोट रिजल्ट आएगा, अदरवाइज वहाँ पर इज नॉट प्रोवाइडेड का एरर मैसेज शो होगा। सो इसके अंदर चेक करने के लिए ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं और डॉट कीज भी यहाँ लिख सकते हैं। दोनों का मीनिंग सिमिलर है, जैसा कि हमने पहले भी डिक्शनरी के टाइम पे देखा था। जब भी आप मेंबरशिप ऑपरेटर या लूप में डिक्शनरी को यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट केवल कीज ही आपको मिलती हैं। तो यहाँ पे डॉट कीज लिखें या न लिखें, दोनों ही केस में वो सिमिलर ट्रीट होते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो इक्वल टू द प्रीवियस स्टेटमेंट एलिजिबल टू वोट, क्योंकि एज इस पर्सन की पैरामीटर के अंदर नेम, एज, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट ये आपके कीज हैं और इस कीज में वो एग्जिस्ट करता है। सर हाँ, तो यहाँ पे जैसे अगर नेम है तो मैं नेम को भी मान लीजिए मैंने नहीं पास किया हाँ। और मतलब मुझे ये समझना है हमने एज चेक कर रहे हैं तो क्योंकि एज इज गेटिंग यूज्ड देयर, बट अगर हमने नेम नहीं पास किया तो चल जाएगा क्या? इस केस में चल जाएगा, बट अगर आप चाहते हैं कि कुछ फिक्स पैरामीटर है जो होने चाहिए तभी हम प्रोसेस करें, तो यहाँ पर आप हाँ उनके लिए कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जैसे नेम भी यहाँ हाँ, पर होना तो चाहिए अगर जैसे नहीं, मेरा इस वाले एग्जांपल में सर जैसे अच्छा मतलब जिस जो की पैरामीटर है वो, अब जैसे अगर मेरे लिए नेम की पैरामीटर नहीं था तो हमने वहां पे स्पेसिफाई नहीं किया। हम्म। ओके ओके ओके। हाँ, तो जो फिक्स पैरामीटर जो हम कंपल्सरी चेक करना चाहते हैं उन पैरामीटर्स को हमने चेक कर लिया है। जो मैंडेटरी है उसको चेक हाँ, कर लो पास हुआ कि नहीं। इसके एक्स्ट्रा पैरामीटर्स अगर दिए हैं तो ठीक है, लेकिन ये मिनिमम होने चाहिए। करेक्ट 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 करेक्ट। इस केस में देखिए ठीक सर। एलिजिबल टू वोट आ रहा है, बट अगर हम इसी केस में इस नेम को थोड़ा चेंज कर देते हैं, जैसे एन कैपिटल कर दिया तो अब कैपिटल एन कर दिया। ये एरर दे देगा। राइट एज राइट इज राइट नॉट राइट। ठीक है सर।
तो अकॉर्डिंगली आप अपना मैसेज भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें देखिए करना क्या है, राइट अ फंक्शन टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स ओनली पास्ड एज आर्गुमेंट। द फंक्शन कैन एक्सेप्ट द आर्गुमेंट ऑफ एनी टाइप। और यहाँ पर हम आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट की हेल्प लेंगे। तो यहाँ पर किसी भी टाइप का डाटा पास ऑन किया जा सकता है, और इसमें जितने भी न्यूमेरिक डाटा हैं केवल उन्हीं का हमें सम करना है। इस केस में अगर हम देखें तो अजय एंड दिस 50 ऑल दीज आर स्ट्रिंग टाइप। तो स्ट्रिंग डाटा को हमें एडिशन में कैलकुलेट नहीं करना, हमें सम केवल न्यूमेरिक डाटा का ही करना है। तो इस केस में भी आपके पास आर्बिट्ररी लेंथ ऑफ वैल्यूज हैं, तो सिंपली एस्ट्रिक सिंबल से इसे सॉल्व किया जा सकता है। अब हमें यहाँ पर एक सम फंक्शन डिफाइन करना है लाइक दिस। इसमें हम 10, 20, अजय, 30, एंड 50 ये डाटा पास ऑन किया, और इसके बेस पर जो भी रिजल्ट आएगा वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले करना है। तो अब फंक्शन डिफाइन कैसे करें, सम, और ये जो वैल्यूज हमारे पास आ रहे हैं आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ वैल्यूज, हम इसे सिंपली यहाँ पर एस्ट्रिक सिंबल से कैप्चर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एन को प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या डाटा यहाँ पर पास ऑन हो रहा है। तो इस केस में ये सारा डाटा देखिए तो टपल में अवेलेबल है, और करेंटली सम नन आ रहा है क्योंकि फंक्शन ने कोई भी डाटा रिटर्न नहीं किया, तो आर में अकॉर्डिंगली नन है। अब हमें इनमें से वन बाय वन वैल्यूज को रिट्रीव करना है, और उसका डाटा टाइप चेक कर लेते हैं। फॉर वैल्यू इन दिस एन, प्रिंट द वी एंड प्रिंट द टाइप ऑफ दिस वी। हमने वैल्यू और वैल्यू का डाटा टाइप चेक कर लिया। तो 10 इंटीजर है, 20 इंटीजर है, अजय स्ट्रिंग है, 30 इंटीजर है, एशआर स्ट्रिंग है, 40 इंटीजर है, 50 स्ट्रिंग है। इसमें जितने भी इंटीजर हैं हमें उनका सम कैलकुलेट करना है। तो इसके अगर हम चाहते हैं कि केवल इंटीजर वैल्यू ही डिस्प्ले हो, तो यहाँ पर टाइप ऑफ वी इक्वल टू एन। अब इस केस में जो इंटीजर हैं केवल वही डिस्प्ले होंगे, बाकी के डाटा डिस्प्ले नहीं होंगे। अब ये इंटीजर को तो हमने फिल्टर आउट कर लिया, अब इनका सम कैलकुलेट करना है। तो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग दिस वैल्यूज हम इसका प्रिंटिंग स्टॉप कर देते हैं, और यहाँ पर सम इक्वल टू सम प्लस दिस वी ऐड कर लेते हैं। और जब फंक्शन में सारे वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगे तब हम इस डाटा को रिटर्न कर देते हैं। तो ये फंक्शन हमारा है, और इसमें से सारी वैल्यूज इंटीजर वैल्यूज हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, और उनका सम कैलकुलेट करके हम देख सकते हैं 100 हमारे पास आ रहा है। बट व्हाट विल हैपन इफ आई राइट 2.22? तो क्या ये 2.22 भी ऐड होगा या नहीं? अभी भी हमारा वैल्यू 100 ही है, क्योंकि ये 2.22 इंटीजर नहीं है, ये फ्लोट वैल्यू है। क्योंकि 2.22 इंटीजर नहीं है, ये फ्लोट वैल्यू है, और फ्लोट वैल्यू को भी अगर ऐड करना है तो हम यहाँ पर फर्दर और स्पेसिफाई कर सकते हैं टाइप ऑफ वी इक्वल टू फ्लोट। तो 102.22। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे इंटीजर या फ्लोट जो भी आप डाटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। इन दिस केस हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं और इन वैल्यूज में हमें इस रेंज के अंदर वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। इस पर्टिकुलर रेंज में कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि जब हम स्टैटिस्टिकल डाटा पर वर्क कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, हिस्ट्री डाटा को एनालाइज करते हैं, वहाँ पर हमें हिस्टोग्राम जैसे जनरेट करते हैं कि किस पर्टिकुलर रेंज में कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। उसके लिए इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, बट यहाँ पर हम लोग जस्ट लर्निंग प्रोसेस के लिए देखेंगे कि अगर हमारे पास सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज हैं तो कैसे उस डाटा को हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस रेंज में कितनी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। और सिमिलरली अगर ये वैल्यू किसी फाइल में है तो फाइल से डाटा को लाकर कैसे चेक किया जा सकता है, वो भी करने की कोशिश करते हैं। Okay, this is the question number 9. This is question number 8. Next is question number 10. अब इस केस में अगेन सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज हैं। अगेन दिस इज द रिजल्ट एंड आई वांट टू चेक द डाटा। और ये डाटा हमारे पास है -78, 89, 76, 12, 45, 67, 78, 91, 2 एंड -5। ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है और अब हम यहाँ पर प्रिंट करके देखते हैं। और इन सभी डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए एन एस्ट्रिक सिंबल के साथ हम यूज़ कर लेते हैं और जैसा हमने देखा कि सारा डाटा एक टपल के अंदर अकॉर्डिंगली हमारे पास आ जाएगा। अब हमें इन वैल्यूज़ को वन बाय वन ले लेते हैं और प्रिंट करके देखते हैं। तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पर रिसीव हो रही हैं और इन वैल्यूज़ को हम प्रिंट कर पा रहे हैं, बट हमें प्रिंट क्या करना है, काउंट। तो यहाँ पर हमें 1 2 3 4 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उसके बेस पर यहाँ पे क्राइटेरिया स्पेसिफाई करना है। तो दिस इज द काउंट 1, दिस इज द काउंट 2, दिस इज द काउंट 3, दिस इज द काउंट 4। 4 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जिसमें हम काउंटिंग कैलकुलेट करना चाहते हैं। फर्स्ट वन है लेस देन 0 के लिए, सेकेंड 0 to 50, थर्ड 51 to 100 एंड दिस इज मोर देन 100। यहाँ पर हम आपको लिखेंगे if the value less than 0। तो अगर लेस देन 0 है तो यहाँ पर C1 में 1 इंक्रीमेंट कर देते हैं। एलिफ अगर लेस देन 0 नहीं है और जो v है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड v लेस देन इक्वल टू 50, यहाँ पर है तो C2 इक्वल टू C2 प्लस 1। तो अगर लेस देन 0 नहीं है तो 0 या 0 से बड़ा होगा तो आप डायरेक्टली एलिफ में v लेस देन 50 भी लिख सकते हैं। जस्ट मैंने यहाँ पे लोअर एंड अपर लिमिट लिखा है सो दैट कोड में ये क्लियरिटी रहे कि कहाँ पर है। अदरवाइज अगर आप ग्रेटर देन 50 एंड ये कंडीशन ना लगाएं तब भी मीनिंग सेम है, क्योंकि अगर लेस देन 0 होता वो यहीं पे ट्रू है, यानी लेस देन 0 नहीं है, 0 या 0 से ज़्यादा है, तभी इस एलिफ के अंदर कंट्रोल आपका पहुंचा है। मैं दोनों ही रेंज यहाँ लिख रहा हूँ ताकि समझने में इजी रहे। T1 and V less than equal to this 100
C3 इक्वल टू C3 प्लस 1 और लास्ट केस है C4 इक्वल टू C4 प्लस 1। अब यहाँ पे हमें मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करनी है। तो मल्टीपल वैल्यूज मैंने जैसे आपको बताया C1, C2, C3 और C4 अगर हम लिख देंगे तब भी ये सारी वैल्यूज रिटर्न हो जाती हैं, क्योंकि टपल के केस में मल्टीपल वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमा, मल्टीपल वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमा इज नोन एज टपल। तो ये टपल फॉर्मेट में यहाँ से रिटर्न हो जाएगी और ये टपल फॉर्मेट में यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। टपल मीन्स द डाटा विद इन द पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट में गलत है, रिजल्ट आ रहा है आपका 100। यहाँ पे कंडीशन में कहीं गलत है, लेस देन 0। वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं। तो एक ही वैल्यू प्रिंट हुई, बाकी की वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। ओके, ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है ये फोर लूप के अंदर आ गया है, तो फर्स्ट वैल्यू को चेक करते ही ये बाहर निकल गया। तो इस रिटर्न स्टेटमेंट को जस्ट 4 के साथ रखना है, ताकि जब फोर लूप कंप्लीट हो जाए तब ये वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए। सारे वैल्यूज अब यहाँ आ गए। ये आपका 2, 3, 5 एंड 0, 2, 3, 5 एंड 0 यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो सर कोई ऐसा एडिटर नहीं है जो अपने आप ये सब मतलब जैसे विजुअल स्टूडियो कोड है या हाँ फिर हाँ हमें और भी एडिटर है, तो हम हाँ लोग ये मतलब ये तो नोटपैड टाइप का हो गया एकदम। हाँ हाँ, आप नोट पैड प्लस प्लस में जैसे कि लेटर लेते हैं या फिर हाँ। जुपिटर है, किसी पे भी करेंगे तो वहाँ पर ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। हम लोग यहाँ पे जस्ट अच्छा। अभी लर्निंग पर्पस में है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रहना चाहिए कि फोर लूप के साथ अगर रिटर्न लिखेंगे तो वो अंदर रह गया, तो वो साथ में हम्म। वापस चला गया। तो जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए बेटर एडिटर है, ताकि सारे कंसेप्ट आपके हम्म। ध्यान में रहें। लेकिन एक बार आप यूज टू हो जाएंगे फिर तो किसी भी एडिटर पे आप काम कर सकते हैं। राइट 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 राइट। ठीक सर। तो यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट का भी यूज़ किया जा सकता है। तो एल्स स्टेटमेंट भी यूज़ करने से आपका जो ये एरर आ रहा था कि हमने रिटर्न को फोर लूप के साथ इंडेंट नहीं किया था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो बहुत सारे अच्छे एडिटर हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बार ये कंसेप्ट ध्यान में रहना चाहिए। तो जब एरर्स आएंगी तभी ये चीज़ आप समझ भी पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब वैल्यूज आप कॉमा सेपरेटेड वे में रखते हैं तो ये अकॉर्डिंगली टपल फॉर्मेट में रिटर्न होता है। बट अगर हम इसे यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में अगर क्लोज कर दें तो जो वैल्यू रिटर्न होगी वो वैल्यू भी लिस्ट फॉर्मेट में आएगा। लिस्ट फॉर्मेट में वैल्यू आ रही है। सिमिलरली अगर हम इसे डिक्शनरी फॉर्मेट में रिटर्न करना चाहते हैं अगर आप डिक्शनरी फॉर्मेट में रिटर्न करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली डिक्शनरी फॉर्मेट में डाटा को स्पेसिफाई करके रिटर्न कर सकते हैं। तो आपका डाटा भी डिक्शनरी फॉर्मेट में रिटर्न हो रहा है। यहाँ पे सिंपली प्रिंट करने की जगह आप इसे
प्रॉपर मैसेज के साथ भी प्रिंट किया जा सकता है। प्रिंट। सो अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर बेटर फॉर्मेटेड वे में डाटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर डाटा जिस फॉर्मेट में रिटर्न करना चाहते हैं उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रिटर्न करें। आप डिक्शनरी फॉर्मेट में, लिस्ट फॉर्मेट में, अगर आप सिंपली कॉमा सेपरेटेड वैल्यू लिखते हैं तो वो टपल फॉर्मेट में रिटर्न हो जाते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अगर ये डाटा, यहाँ तो फिक्स वैल्यूज हैं, यहाँ पर तो फिक्स वैल्यूज हैं, बट हम एक फाइल लेते हैं और उस फाइल में हमारे पास डाटा है और उस डाटा को एक्सट्रैक्ट करके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अब हम लेते हैं प्रॉब्लम जहाँ पर फाइल से डाटा को रीड करके सेम इस टाइप का काउंटिंग करके देखते हैं। तो डाटा हम लेते हैं, मैं यहाँ पे सिंगल टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। नंबर, और इस टेक्स्ट फाइल के अंदर हम अपने डाटा को टाइप कर लेते हैं। अब ये हमारे पास वैल्यूज है, वैल्यूज थाउजेंड्स में भी हो सकती हैं, लैक्स में भी हो सकता है, और मल्टीपल वैल्यूज भी हो सकती हैं, मल्टीपल कॉलम वैल्यू भी हो सकती है। तो करंटली हम देख रहे हैं कि इस फाइल से डाटा को रीड करके सेम जो भी हमने स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म किया कि बिलो जीरो कितने हैं, ग्रेटर देन 100 कितने हैं, करंटली यहाँ 100 से वैल्यू है, और डिफरेंट रेंज में कितने एग्जिस्ट करते हैं, तो कैसे ये फाइल के डाटा पे अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं सेम क्राइटेरिया को यूज़ कर लेता हूँ। ये सेम फंक्शन है। सबसे पहले हमें डाटा को फाइल से रीड करना होगा, वो प्रोसेस पहले हम देखते हैं। तो हमारे पास डाटा है, ओपन, और ये डाटा अवेलेबल है डी ड्राइव पे, नंबर डॉट txt। और अब हम n को प्रिंट करके देखते हैं।
ओपन, ओपन का ओ स्मॉल होगा, सेम एरर है। तो फाइल नेम में ये डबल स्लैश भी अगर प्रॉब्लम कर रहा है, डबल स्लैश यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो न्यूअर वर्जन्स हैं उसमें तो चल जाता है। ओल्ड वर्जन के पैटर्न में ये स्लैश की जगह डबल स्लैश यूज कर सकते हैं, या फिर ये वाला स्लैश भी यूज किया जा सकता है। दोनों केस में ये वर्क करता है। तो अब डाटा हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन ये डाटा एक लिस्ट फॉर्मेट में है, और इस लिस्ट में अगर हम देखें तो सभी के साथ ये स्लैश एन अप्लाइड है। अब हमें करना क्या होगा, इस डाटा को क्लीन करना होगा। तो ये डाटा तो हमारे पास आ गया। अब इस डाटा को क्लीन करने के लिए हम क्या करें? तो हमने प्रीवियस सेशन में भी देखा था कि सभी डाटा में से हर लिस्ट में हमें कौन सा फंक्शन अप्लाई करना होगा? ट्रिम। ट्रिम था या कुछ और था? स्ट्रिप फंक्शन। स्ट्रिप फंक्शन से हम वाइट स्पेसेस को रिमूव कर सकते हैं। तो ये डाटा है। पहले मैं सिंपल फॉर लूप से ही करके दिखा देता हूँ आपको। ये एन डाटा है, और इसके डाटा को अब अगेन हम वी डॉट स्ट्रिप कर देते हैं। और ये जो नया डाटा है N1, या इसे हम प्रोसेस डाटा भी ले सकते हैं। ये एक ब्लैंक लिस्ट है, और इस ब्लैंक लिस्ट में अकॉर्डिंगली हम इसे अपेंड कर देते हैं। और अब हम देखते हैं इस प्रोसेस्ड डाटा को। तो ये हमारा नॉर्मल डाटा है, जो डाटा रीड हुआ, और ये हमारा स्ट्रिप डाटा है जिसमें से सारे स्लैश एंड वाइट स्पेसेस हमने रिमूव कर दिए हैं। लेकिन अभी भी ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, और इसे हम इंटीजर फॉर्मेट में रखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर इसे स्ट्रिप करने के बाद इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका ओरिजिनल डाटा है, और ये आपके पास वाइट स्पेसेस को रिमूव करके और इंटीजर में कन्वर्ट करके हमने डाटा को प्रिपेयर कर लिया। अब इस डाटा को करना क्या है? ये जो फंक्शन हमने अभी बनाया था, ये जो फंक्शन हमने बनाया है, इस फंक्शन को पास करना है। ये फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करता है, और इस फंक्शन को हम यहाँ पर ले लेते हैं। ये फंक्शन हमारे पास प्रीडिफाइंड है। इसे सेपरेट फाइल में कैसे रखेंगे, ये हम मंडे को सेशन में देखेंगे कि सेपरेट फाइल में सारी लाइब्रेरी फंक्शन को कैसे मूव किया जाता है। तो ये फंक्शन हमारे पास लाइब्रेरी में हमारे पास अवेलेबल है। तो अब हमने डाटा को क्रिएट कर लिया। अब इस डाटा को ले लिया। अब हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए अब इस डाटा की जगह ये सारा डाटा अब कहाँ पर अवेलेबल है? पी के अंदर। तो इंस्टेड ऑफ नॉर्मल डाटा, अब हम इस पी के डाटा पे इसे रन करके देखना चाहते हैं, यानी प्रोसेस डाटा पे रन करके देखना चाहते हैं। लेकिन रन नहीं किया। क्या आप बता सकते हैं क्यों? कहाँ पे डिफरेंस है? जबकि सेम प्रोग्राम को अगर आप यहाँ पे रन करके देखें, यही स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट्स वर्क नहीं कर रहे हैं। अब इसकी जगह अगर हम ये डाटा ले लें,
ये डाटा लेके देखें तो वर्क कर रहा है, लेकिन पी पे नहीं चल रहा है। देखिए आपका डाटा यहाँ पर शो कर रहा है, यानी कि लिस्ट फॉर्मेट में डाटा भेज रहे हैं तो चल रहा है, पी के डाटा को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्या डिफरेंस है दोनों में? सर स्टार लगाना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं पहले दोनों के डिफरेंस को समझाने की कोशिश करता हूँ। पी के अंदर जो डाटा है वो इस टाइप से पास किया हमने। ये डाटा पहले से ही लिस्ट फॉर्मेट में है। पी के केस में ये डाटा ऑलरेडी लिस्ट फॉर्मेट में है, और इस केस में ये डाटा नॉर्मल, जब हम इसे पास रहे हैं तब ये लिस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एस्टेरिस्क सिंबल। इस केस में ये सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज है, ये लिस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है, और ये ऑलरेडी लिस्ट फॉर्मेट में है। और जब हम इसके पास करेंगे तो ये क्या कन्वर्ट हो गया? लिस्ट विद इन द लिस्ट। ये लिस्ट बन रहा है, और ये क्या बन रहा है? लिस्ट विद इन द लिस्ट। तो इन दोनों में डिफरेंस है। तो हमारा जो फंक्शन है वो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज के लिए है, बट लिस्ट फॉर्मेट में अगर डाटा है तो हमारा फंक्शन वर्क नहीं करेगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एस्टेरिस्क सिंबल लगाया है। इट मींस जो डाटा पास होगा उसे वो लिस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर हम फाइल से डाटा ला रहे हैं और वो सारा डाटा ऑलरेडी एक लिस्ट फॉर्मेट में है, तो उस केस में यहाँ पर हमें ये एस्टेरिस्क सिंबल को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा डाटा पहले से ही लिस्ट फॉर्मेट में अवेलेबल है। अब मैं इस लाइन को कमेंट कर दे रहा हूँ और फिर से इसे ले ले रहा हूँ। तो अब हम पी डाटा को पास कर रहे हैं, पी हमारा ऑलरेडी लिस्ट फॉर्मेट में है, इसलिए अब हम उसे एस्टेरिस्क सिंबल के थ्रू पास नहीं कर रहे, रिसीव नहीं कर रहे, यानी कि उसे टपल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी टपल फॉर्मेट में अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए ये रिजल्ट हमारे पास
इस डाटा के बेस पे आ रहा है। तो ये जो डाटा है इसमें 100 से ग्रेटर है, ग्रेटर देन 100 है, तो केवल एक वैल्यू 100 से ग्रेटर है, और 51 से लेस देन 0, 1, 2, 3, 3 वैल्यूज हैं जो लेस देन 0 हैं, और 0 से लेकर 50 के बीच में 5 वैल्यूज हैं, और 51 से लेकर 100 के बीच में 6 वैल्यूज हैं। टोटल 11, 12, 13, 14, 15, 15 वैल्यूज यहाँ पर स्पेसिफाइड हैं। तो यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज हम दे रहे हैं, तब तो हमारा रन कर रहा था। अगर यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट फॉर्मेट में है तो वो प्रोग्राम रन नहीं कर रहा था, बट अब इस प्रोग्राम को भी हम रन करना चाहते हैं, तो हमें इस डाटा को या तो लिस्ट फॉर्मेट में या टपल फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करके तब पास ऑन करना होगा। तो इस केस में ये दोनों टाइप की वैल्यूज को रिसीव कर लेगा। इसके केस में भी वर्क करेगा और अब इस केस में भी वर्क करेगा, क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी एक लिस्ट या टपल फॉर्मेट में कन्वर्टेड है। तो यहाँ पर भी आप कितनी वैल्यूज पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कैसे फाइल से रीड करके भी ये कैलकुलेशंस किया जा सकता है। अब सेम इस टाइप के फंक्शन को अप्लाई करके आप ये जो न्यू मॉल, सर हाँ ये मुझे बोल रहा है कि मेरा जो फंक्शन है टेक्स वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 10 वर गिवन। तो क्योंकि मैंने वो अपन ने फंक्शन डिफाइन किया था ना, हाँ एन के हाँ आगे से हाँ अपन ने हाँ स्टार अलग कर हाँ, दिए ये थे। देखिए जो वैल्यू पास करें ना, इसको इस टाइप से स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर दीजिए। अच्छा हम्म, नहीं, बट अभी ये वाला तो आप ये वाला नहीं, इसके पहले भी जैसे आपने आर चेक पी किया है राइट, हम्म। तो जो उसके ऊपर है ये तो कमेंट किया आपने। नहीं, अभी आप ये वाला चेक कर रहे होंगे ना, ये वैल्यू लिखी होंगी ना आपने। नहीं नहीं नहीं, मैं ऊपर वाला कर रहा हूँ, आर इज इक्वल्स टू चेक पी वाला। तो पी में तो फाइल्स में जो डाटा है, पी में तो ऑलरेडी लिस्ट हाँ फॉर्मेट में है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। बट मेरे को वो एरर दे रहा, बोल रहा कि आपका ये टेक्स वन पोजिशनल आर्गुमेंट बट 10 वर गिवन। तो मुझे आपने समझ फाइल नहीं से रहा है लिख दिया है। मैंने। हाँ जी, आ, डिफाइन चेक एन। आपका यहाँ पर पी को ना एक बार प्रिंट करके देखिए क्या यहाँ पे डाटा शो कर रहा है। जैसे ये पी का डाटा है, तो पी के डाटा को आप हाँ आगे हाँ, प्रिंट कीजिए। अच्छा एक मिनट में करके देखता हूँ। रानी स्क्रीन शेयर करूं क्या सर एक बार? हाँ करिए ना। मुझे समझ नहीं रहा है कहाँ मैंने एक बार गड़बड़ी कर दिया कुछ अभी करिए साथ ही करिए। साथ। ये देखिए, दिख रहा है सर स्क्रीन में आपको? हाँ हाँ, इलाज कर लेते तो हैं। देखिए ये अपन ने फंक्शन डिफाइन किया, ये चेक एन करके यहाँ पे, हम्म। और ये लिखा है फिर वी इन एन, ये अपन ने वो हाँ दे ये दिया। ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया ना, ये जो चेक में जो वैल्यूज आपने लिखी है ना, मल्टीपल वैल्यूज हाँ ये -78 वाली। से लेकर -5 तक, इसको हाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर दीजिए। चेक पैरेंथेसिस के बाद हाँ, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ लगा देता हूँ। और एंड में एंड कर दीजिए -5 के बाद। सर मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे तो ये मेरा जो है फंक्शन फंक्शन यहीं पे खत्म हो गया। ये आपका डाटा है, फंक्शन कॉल किया आपने। यहाँ खत्म हो गया ना फंक्शन मेरा, ये हाँ, रिटर्न ये के रिटर्न बाद। पे खत्म हो गया फंक्शन। तो मैंने अच्छा,
अभी अगर आप जैसे मैं ये वाले लाइन को 1 मिनट बस दीजिएगा सर कमेंट मुझे, कीजिए, ये इसको हैश लगा दीजिए और प्रिंट करिए, हाँ, हैश लगा दीजिए। नाउ इट शुड वर्क राइट? कंट्रोल एस, ये क्या दिया? नॉट सपोर्टेड। किस लाइन पे एरर है? नीचे आइए। लाइन 8। हाँ, एरर में नीचे की इतना तरफ आइए। ओके, यहाँ पर ये है ना? स्ट्रिंग एंड हाँ, आईएनटी। हाँ, ठीक है। ये आपने ना इंट पी नहीं किया। देखिए जो वी है ना, वी जो स्क्वायर ब्रैकेट में वी लिखा हुआ है, हाँ ये, वी डॉट स्ट्रिप जो कर रहे हैं, यहाँ पर इंट हाँ में हाँ कन्वर्ट हाँ करना है। ऊपर ही कर दीजिए। जैसे वी इक्वल टू वी डॉट स्ट्रिप लिखा है ना, इससे हाँ, पहले इंट लिख दीजिए, क्योंकि आपने व्हाइट स्पेसेस से रिमूव कर दिया। अब उसे इंटेजर में भी कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि स्ट्रिंग डेटा पे कंपैरिजन ऑपरेटर अप्लाई नहीं। अब आप फिर से रन करें। बराबर। ओके, ओके, ओके। और मैंने ये जो फाइल बनाया था, तो ये यहाँ पे तो सर मैंने ऐसे ही दिया है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या सब स्ट्रिंग में ले लेता है क्या? हाँ, इसके अंदर से टेक्स्ट जो भी टेक्स्ट रीड फाइल होएगा? है ना, तो टेक्स्ट फाइल से सब कुछ स्ट्रिंग में। हाँ, राइट राइट राइट, बोला इट ठीक है, तभी मुझे उसको टाइप, इसीलिए हमें टाइप कास्ट करना पड़ा। ठीक है, हाँ, हाँ। ठीक है सर, थैंक यू सर, सॉरी ओके। आप आपका नहीं नहीं, टाइम ठीक है, लिया। पूछेंगे तभी तो पता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी सर। ओके, तो हमने अभी देखा कैसे फाइल से डाटा को रीड करके इसे प्रोसेस किया जा सकता है। सेम ऐसे ही अब हमारे पास ये एक्सेल फाइल है, और एक्सेल फाइल में भी सेम इसी टाइप का डाटा हमारे पास अवेलेबल है। अब इन डाटा को भी इसी टाइप से कन्वर्ट करके हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस केस में सपोज एज के डाटा को हमें काउंट करना है, तो कैसे काउंट करें? एज के डाटा को हमें काउंट करना है, तो कैसे काउंट करें? तो आप सेम इस टाइप से क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर सकते हैं। 1 से 10, 10 टू 20, 20 टू 30, इस रेंज में कितने कस्टमर्स एग्जिस्ट करते हैं, ताकि आप उसके ऊपर कैलकुलेशन करके देख सकें। इस टाइप का एक डाटा प्रिपेयर कर लीजिएगा और उसके ऊपर एक बार आप काउंट करके देखिएगा कि आप कर पा रहे हैं या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आने वाले सेशन में इसको हम डिस्कस करेंगे। इस टाइप का एक मल्टी कॉलम सेल्स क्रिएट कर लीजिएगा, या फिर मैं इस फाइल को शेयर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें ही आप एज के बेस पर ये काउंटिंग करके देखिए। 25 से लेस कितने हैं, 25 से 50 के बीच में कितने हैं, 50 से 75 के बीच में कितने हैं, और 75 से अबव कितने हैं, ताकि हम उस स्टैटिस्टिक्स को चेक कर पाएँ कि किस रेंज में कितने कस्टमर एग्जिस्ट करते हैं। इसे कर लेंगे या अभी सॉल्व करें? बस इतना बता दीजिए सर, एक चीज भूल रहा हूँ मैं। हम्म, फाइल वगैरह तो ओपन कर लेंगे, जब हम वो पी में जहाँ पे हमारा अरे में हम लोग लेते हैं, तो स्पेसिफिक कॉलम एज के लिए फॉर, जैसे हमने लिखा है फॉर वी इन एन करके, हम्म, तो हमारा रीड लाइन से हमें मिल जाएगा वो। हम्म। तो हम लोग जब एज पर्टिकुलर कॉलम के लिए उसको नाम देना पड़ेगा ना? नहीं, आपने ऑर्डिनल पोजीशन से हो जाएगा क्या वो? हाँ, ऑर्डिनल पोजीशन से हो जाएगा। ट्राई करेंगे सर। हाँ, करके देखिएगा। जी नहीं होगा तो अगले सेशन में मुश्किल हो पाएगा। अब समय अभी तक ही था, उसके बाद थोड़े से कंटेंट ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। जी चलिए, अभी देखते हैं, अगर समय मिल पाएगा तो उसको सॉल्व कर देंगे, क्योंकि एक कंसेप्ट मुझे भी और बताना बचा हुआ है, तो मैं उस कंसेप्ट को जी। पहले बता दूँ।
अब जैसे अभी तक हम लोग कर रहे हैं, ये हमारे पास एक एरे है, तो 10, 15, 16, 18, 19। तो इसमें अगर हमें 100 ऐड करना है, 100 टू ईच इवन नंबर, 50 टू ईच ऑड नंबर, ये 2 क्राइटेरिया हमारे पास है। तो कैसे हम लिस्ट में सभी आइटम में ये ऐड कर सकते हैं? तो अगर हम देखते हैं, अगर केवल 100 ऐड करना हो, फर्स्ट क्राइटेरिया केवल अगर 100 ऐड करना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं? मैंने आपको बताया था मैप फंक्शन। तो मैप फंक्शन में क्या होता है? फंक्शन एंड दिस इज द सीक्वेंस ऑफ वैल्यू, सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर्स। सो हमें अगर ऐड करना है सिंगल वैल्यू में, तो हम यहाँ पर एक लैम्ब्डा फंक्शन लिख सकते हैं। जो लैम्ब्डा फंक्शन को पहले से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। लैम्ब्डा जो भी वैल्यू है उसके अंदर 100 ऐड कर दो, और यहाँ सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर हमारे पास n है। और ये जो डाटा आ रहा है, इसे अगेन लिस्ट में हमने कन्वर्ट कर दिया। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो n में जितने भी नंबर्स हैं सभी में ऐड हो गया। लेकिन हमें ऐड कहाँ करना था? केवल इवन नंबर में। और ये ऐड कहाँ हुआ? सभी नंबर्स में। इस केस में जो आपका जो रिजल्ट आया वो क्या है? 110, 115, 116, 118, 19। सभी वैल्यू में उसने 100 ऐड कर दिया, बट हमें केवल इवन नंबर में ऐड करना था। इवन नंबर में ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा? लिस्ट मैप लैम्ब्डा भी। तो 100 ऐड करना है, बट कब करना है? इफ वी परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, एल्स एडिशन उसमें नहीं करना है। इस केस में अगर वो इवन है तब तो ऐड होगा, अदरवाइज ऐड नहीं होगा। इस केस में रिजल्ट क्या आएगा? 110, 15, 116, 118 एंड 19। तो जितने भी इवन नंबर्स थे उन सभी में उसने 100 ऐड कर दिया। अब हम देखते हैं ये सेकंड सिनेरियो कि 50 और 100 कैसे करना है। तो अकॉर्डिंगली सेम ये एक्सप्रेशन हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। n इक्वल टू लिस्ट मैप लैम्ब्डा v plus 100 if v percent is 2 equal to 0, else v plus 50, and this is the sequence of
वैल्यूज। तो यहाँ पे अगर इवन है तो 100 ऐड हो गया, और अगर ऑड है तो 50 ऐड हो गया। तो ये एक फंक्शन है और इसे प्री डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। बट अगर हम इसे फंक्शन ही डिफाइन करना चाहते हैं, सपोज दिस इज अ फंक्शन और हमने इसे लैम्डा v प्लस 100। सर आपका एडिटर दिख नहीं रहा है। एडिटर दिख नहीं रहा है? एडिटर नहीं, मैं यहाँ आपका पे स्क्रीन हाँ पे टाइप एन, कर रहा हूँ। अच्छा n इज इक्वल्स टू लिस्ट मैप लेमडा v कोलन v प्लस 100 कॉमा n वाला ही स्क्रीन आया बस अभी तक मेरे पास। अब आया, हाँ ये बराबर। ये जो स्क्रीन वो है, थोड़ा डिले है मतलब। हाँ जी। ठीक है आया सर, अभी दिख रहा है, थोड़ा डिले है मतलब। हाँ, परसेंटेज 2 इक्वल टू 0 एल्स v प्लस 50। अगर आपने एक फंक्शन ही डिफाइन किया हुआ है तब भी स्टेटमेंट सेम होगा। लिस्ट मैप दिस फंक्शन should be applied on each n। तो दोनों के मीनिंग सेम है, आप ऐसे भी फंक्शन डिफाइन करके, क्योंकि एक वैल्यू के लिए क्या करना है, एक वैल्यू को कैसे प्रोसेस करना है, और ये जो एक वैल्यू के लिए जो आपने कंडीशन स्पेसिफाई किया है, ये n के अंदर सभी वैल्यू पे अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज हैं। तो अकॉर्डिंगली ये सभी वैल्यूज के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली लैम्डा फंक्शन यहाँ लिख सकते हैं। अगर आपने फंक्शन क्रिएट कर दिया है तब भी आप मैप फंक्शन के थ्रू इस फंक्शन को n के सभी वैल्यू पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसे जस्ट एक बार प्रैक्टिकली करके आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट हमारे पास है सभी इवन नंबर में ऐड करना है। तो यहाँ पे सभी नंबर में ऐड हो गया, लेकिन हमें सभी नंबर में ऐड नहीं करना था, हमें केवल इवन नंबर में ऐड करना था। तो हम यहाँ पर इस स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर देते हैं। इसमें सभी नंबर में ऐड हो रहा है, तो इस स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर देते हैं। इफ वी परसेंटेज 2 इक्वल टू 0 एल्स वी शुड रिमेन सेम। अगर वो इवन है तब तो ऐड कर दो, अदरवाइज उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है।
जितने इवन नंबर है उसके अंदर ये अकॉर्डिंगली ऐड हो जा रहा है। सिमिलरली अगर हमें ऑड और इवन नंबर दोनों में ही डिफरेंट एडिशंस परफॉर्म करना है, तो उस केस में फर्दर हम इस फंक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं। एल्स में हम यहाँ पर v प्लस 50 स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ऑड के केस में 100 ऐड हो जाएगा और इवन के केस में 100 ऐड हो जाएगा और ऑड के केस में 50 यहाँ पर ऐड हो जा रहा है। तो जैसी रिक्वायरमेंट है उसके बेस पर आप वैल्यू यहाँ पर इस लैम्डा फंक्शन के थ्रू इन्हें प्रोसेस कर सकते हैं। तो जो सिंगल लाइन में कंप्लीट लिस्ट आपकी प्रोसेस हो जाती है। तो सेम ऐसे ही जो भी हमने क्राइटेरिया देखा, अभी जो प्रोग्राम हमने किया था, सर 1 मिनट अपने वहाँ प्रोग्राम में चलिए। एक मिनट। हम्म, तो ये यहाँ पे सर ये जो लास्ट वाला लाइन हमने लिखा है, मुझे बस एक इसको रीड करना समझना है कैसे। हमने लिखा है मैप करके लैम्डा v कोलन v प्लस 100, मतलब हम्म, हमें v में 100 जोड़ेंगे इफ v मॉड जो हम ले रहे हैं इज इक्वल्स टू 0, हम्म। राइट? तो वहां पे अगर ट्रू है अच्छा, तो और ये, उस फॉल्स है तो तो ये। तो ये और फॉल्स है एल्स में वो जाएगा। हाँ, ठीक है सर, अभी समझा। ओके ओके, पहले वाले केस में हमने उसको कुछ नहीं किया था, अभी फॉल्स की केस में 50 ऐड कर दिया। ठीक है हाँ। सर। इसमें ऐसे केस में v को एज इट इज रखा, करेक्ट करेक्ट इस सर, केस में करेक्ट। सभी वैल्यू में ऐड कर दिया था। राइट। जो अब यहाँ पे इवन है उसमें 100 ऐड होएगा, जो ऑड है उसमें 50 हो जाएगा लास्ट वाले में। अब सेम चीज यहाँ पर देखिए। अब ये हमने फोर लूप लिखा है यहाँ पर, इंटीजर भी कर रहे हैं, स्ट्रिप भी कर रहे हैं, और इसे कहाँ कर रहे हैं? हर आइटम पे। जी। तो अब इस स्टेटमेंट को देखिए आप। मैं इसे अब मैप के थ्रू कर रहा हूँ। देखिए हर वैल्यू पे, n की हर वैल्यू में पहले स्ट्रिप अप्लाई करना है और फिर उसे इंटीजर में। सेम रिजल्ट यहाँ पर अभी भी। और अब की बार इसे हमने जस्ट एक सिंगल लाइन में सारा कोड लिख दिया। अब इस कोड को समझ पा रहे हैं? हम्म, n में बहुत सारे आइटम हैं, तो फोर लूप से वन बाय वन आइटम को हम ले रहे हैं, राइट। और हर वैल्यू को पहले स्ट्रिप करो फिर इंटीजर अप्लाई करो। सर इसमें एक चीज मुझे ये लैम्डा फंक्शन जो है पढ़ना समझना है। हम्म, जैसे मैप फंक्शन में समझ गया, लिस्ट में आया, हमने मैप किया। लैम्डा वी मतलब वी जो हमारा वैल्यू जिसके एक ऊपर वैल्यू, हमको। हाँ, एक वैल्यू है, जी। उस वैल्यू पे क्या करना हाँ, चाहते हैं वो यहाँ पे स्पेसिफाइड है। ओके। एंड दैट, और जो एन है वो हमारा अरे मतलब जो हमारा लिस्ट आ एरे रहा है, है। हाँ, कोई भी सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर हाँ, हो सकता है, वो टपल हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, और डिक्शनरी, सेट भी हो सकता करेक्ट। सेट भी हो सकता है। है। ओके। हम्म, ठीक है सर, ठीक है। इसलिए मैंने उसमें यहाँ पे फोर लूप से बताया ताकि समझ पाए, और अब आई जी। होप ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट समझ पाए होंगे। राइट। तो ये था आपका मैप फंक्शन।
ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूँ फिल्टर फंक्शन। सर एक एक क्वेश्चन मुझे पूछना है। हम्म, अब जैसे मैंने इसको एक्चुअली मेरा वाला जो अपना ये जो जहाँ लिखा था उसको मैंने पुराने वाले फाइल को नोटपैड पे खोल लिया था, हम्म, बट द एक्सटेंशन इज डॉट पी वाई ओनली। तो हम्म, बस मैंने एडिट करने के लिए उसके नोटपैड में खोल लिया था। और जबकि एक दूसरा फाइल जिसपे पहले प्रोग्राम लिख रहे थे वो हम्म, वाला लाइक प्रॉपर आईडीएलई से न्यू फाइल करके उस पे किया, तो उसके अंदर रन मॉड्यूल आता है बराबर। तो हम्म। अगर मुझे जैसे मैंने नोटपैड वाले फाइल को खोला है तो मैं अपने शेल से रन कमांड, कोई कमांड है क्या जिससे कि मैं अपना वो वाले फाइल को चला सकता हूँ? हाँ, पाइथन लिखकर के उस फाइल को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, मतलब वहां जाके पाइथन लिख के फाइल का नाम दे दूं। अगर कमांड प्रॉम्प्ट से रन करना चाहते हैं तो पाइथन लिखकर हाँ जी। वो फाइल टाइप हाँ कर जी। दें। लेकिन बेटर है ओके आइडियली में ओके। ही करें, वहाँ से ओपन कर लें राइट। दोबारा से। जी जी। अभी हमने देखा मैप फंक्शन। मैप फंक्शन का पर्पस था किसी फंक्शन को सारे आइटम पर अप्लाई करना। अब हम इसमें से एक्सट्रैक्ट इवन नंबर, जितने भी इवन नंबर है उन्हें एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये सेट ऑफ वैल्यूज हैं और थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ वैल्यूज भी हो सकते हैं। तो इस केस में केवल इवन नंबर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। कौन कौन से हैं? ये 0 पोजीशन, 2 पोजीशन, ये दो वैल्यूज हैं जो हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो फिल्टर फंक्शन देखिए कैसे हेल्प करता है। अब की बार मैप की जगह हम लिखेंगे फिल्टर। अगेन सेम, क्या वी percentage 2 equal to 0 and this should be applied on each of the number। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ। n में डाटा है 10, 15, 16, 17 और 19। और फंक्शन क्या अप्लाई हो रहा है? v परसेंटेज 2 इक्वल टू 0। n परसेंटेज 2 इक्वल टू 0 है क्या? ट्रू। ये इक्वल टू 0 है फॉल्स। ये इक्वल टू 0 है ट्रू। ये इक्वल टू 0 है फॉल्स। ये इक्वल टू 0 है फॉल्स। तो फिल्टर फंक्शन क्या करेगा? जहां जहां ट्रू मिला उन वैल्यूज को उसने एक्सट्रैक्ट किया और एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास m में 10 और 16 मिल गया। तो यहां पर देखिए लैम्डा फंक्शन में क्या लिखा? सेम, बट इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा? या तो ट्रू या तो फॉल्स। इसका रिजल्ट अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में नहीं आता है। इसका रिजल्ट फिल्टर के केस में जो लैम्डा फंक्शन हम लिखते हैं उसका रिजल्ट ऑलवेज या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। अब इसे भी रन करके देखते हैं। तो सर फिल्टर मतलब ट्रू वाला ही देगा क्या हाँ, हमेशा? फिल्टर ट्रू वाला ही देगा। ओके। अब यहाँ पे देखिए मैं फिल्टर फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ।
10, 16 और 18। तो इस केस में हमारे पास 3 वैल्यूज थी जो इवन है, तो 10, 16 और 18 वो वैल्यूज हमारे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो। तो फिल्टर फंक्शन में कुछ क्राइटेरिया के बेस पे जो डाटा हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं उन्हें हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो v परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, जिनमें भी इवन नंबर हैं उन्हें हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। या फिर हम चाहते हैं उन नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करना जो 5 से डिविजिबल हैं, जैसे केसेस में परसेंटेज 5 इक्वल टू 0, तो जो नंबर 5 से डिविजिबल हैं उन्हें हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सेम ऐसे ही सपोज ये हमारे पास डाटा है, इस डाटा में से जितने भी इंटीजर नंबर्स हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम कैसे करें? सर फिल्टर लगा देंगे और जो इंट टाइप होगा उसको ले लेंगे। हाँ, टाइप ऑफ v इक्वल टू int for all the data। तो 10 और 56 हमारे पास यहाँ पर आ गए। सेम ऐसे अगर हम फ्लोट डाटा को भी लेना चाहते थे तो यहाँ पर हम और भी कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो आई होप मैप और फिल्टर के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कोई भी डाटा साइंस से रिलेटेड बुक, जितनी भी एडवांस लाइब्रेरीज हैं उनमें मैप और फिल्टर फंक्शन फ्रिक्वेंटली यूज होता है। और ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक लाइब्रेरी, बेसिक फंक्शन है जो आपको समझना ज़रूरी है कि काम करता कैसे है। क्योंकि बड़े बड़े स्टेटमेंट की जगह सिंपल एक सिंगल लाइन में बहुत ही ईजिली ये सारा प्रोसेस हो जाता है। मैप फंक्शन, फिल्टर फंक्शन। अब इन्हें जो आने वाले सेशन में हमारा पांडा लाइब्रेरी स्टार्ट होगा उनमें अप्लाई करना देखेंगे, कैसे इसे अप्लाई करके हम डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं। सेम ऐसे ही ये हमारे पास टोटल मार्क्स हैं आउट ऑफ 300। और इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं या ग्रेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कन्वर्ट होगा? लिस्ट मैप लैम्डा v डिवाइड बाय 3 टोटल मार्क्स। इक्वल टू साइन नहीं, पर हमने कर लिया। इसे राउंड फंक्शन भी अप्लाई करना होगा।
तो हमने इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया जस्ट बाय यूजिंग अ सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट, और ये हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं। अब इसे सेम ग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो ग्रेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हम परसेंटेज के डाटा को यूज करना चाहते हैं। इफ परसेंटेज सर ये आपने जो अपन ने ये किया है लैम्डा v कोलन राउंड v ऑब्लिक 3, वो तो 300 में v से है ऑब्लिक ना, टोटल मार्क्स आउट ऑफ 300। अच्छा इसे आप अगर ऐसे करना चाहें, 300 से डिवाइड कर दिया और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तब भी तो वही बात हो जाएगी। मैथमेटिकली जी जी इक्वल जी इक्वल स्टेटमेंट है। ठीक है, जी तो जी परसेंटेज हो गया। अब हमें यहाँ पर ग्रेड स्पेसिफाई करना है, तो अगर 80 से ज़्यादा है तो उस केस में ए ग्रेड, एल्स बी ग्रेड, और ये सभी परसेंटेज पर अप्लाई करके देखना है। अभी जस्ट हमने दो ही क्राइटेरिया लिया है, 80 से ज़्यादा या 80 से कम। गलत हो गया, इंस्टेंस ऑफ लिस्ट एंड इंट, ये वी है, वी पर अप्लाई करना था। हमें जस्ट एक सिंगल वैल्यू के लिए बताना है करना क्या है, बाकी के डाटा पे वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो दो ऐसे इंस्टेंसेस है जहाँ पर ए ग्रेड है, बाकी के केस में बी ग्रेड है। अब हम चाहते हैं 50 से नीचे अगर है तो सी ग्रेड होना चाहिए। तो 80 से अगर ज़्यादा है तो ए ग्रेड, एल्स बी, इफ वी ग्रेटर देन इक्वल टू 50, एल्स ग्रेड सी। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ये चेक हुआ, अगर 80 से ज़्यादा है तो ए, और अगर फॉल्स है तो 50 से ज़्यादा है तो बी, अदरवाइज सी। तो अकॉर्डिंगली देखिए सभी डाटा क्वेश्चन चेक करके ग्रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो जो सिंगल लाइन में ये सारा प्रोसेस हो रहा है, इसके लिए कोई भी अलग से फंक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। हमने सिंगल वैल्यू के लिए बताया क्या क्या करना है, और बाकी के डाटा के लिए मैप फंक्शन ने उस पर ऑटोमेटिकली वो चीज़ अप्लाई कर दिया है। और ऐसे ही मोर देन 3 क्राइटेरिया है तो भी यहाँ पर स्पेसिफाई किया जा सकता है। इस इफ स्टेटमेंट को समझ पा रहे हैं? राइट। सर इसमें एक इसके पहले वाले में पूछूं एक चीज, हाँ हाँ तो आपने वो कॉमा जीरो मतलब राउंड बाय जीरो डेसिम मतलब आफ्टर डेसिमल जीरो किया है क्या कॉमा जीरो का? हाँ, कॉमा जीरो मीन्स जितने भी फ्रैक्शनल पार्ट हैं उसको राउंड कर दो जीरो प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ओके, हाँ ठीक है। जैसे ये है ना 66.66 है तो 67 में कन्वर्ट कर दिया, और जी 63.33 है तो उसको 63 में कन्वर्ट कर दिया। राइट यानी राइट पॉइंट राइट फाइव से ज़्यादा है तो उसको 1 प्लस कर दो, 5 से कम है तो उसको रिमूव कर दो। राइट। ये मल्टीपल कंडीशंस कैसे अप्लाई करते हैं लैम्डा में, ये मैंने जस्ट यहाँ पर बताया आपको। और कोई ज़रूरी नहीं है कि लैम्डा ही यूज़ किया जाए, अगर आपको नॉर्मल फंक्शन भी लिखना आता है तो भी ये सेम जॉब किया जा सकता है। मैं यहाँ पे वो भी बता देता हूँ। डिफाइन चेक ग्रेड, और हमने एक वैल्यू यहाँ पर पास किया। इस वैल्यू को देखना है कि इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 80 then return A, and if
v greater than equal to 50, then return b, else return c। तो हम इसको यूज करके भी चेक कर लेते हैं क्या हमारा परसेंटेज सेम आ रहा है, ग्रेड सेम आ रहा है या नहीं। ग्रेड इज check grade for this मल्टीपल डाटा है, तो अब इस चेक ग्रेड फंक्शन को लिस्ट मैप check grade एंड दिस इज द परसेंटेज। तो परसेंटेज की एक एक वैल्यू चेक ग्रेड फंक्शन को पास होगी और उसके बेस पर वो ग्रेड रिटर्न करता रहेगा। अब हम इसे भी प्रिंट करके देख लेते हैं। तो दोनों ही केस में सिमिलर रिजल्ट्स हमें मिल रहा है। तो इस फंक्शन में भी जस्ट एक सिंगल वैल्यू के लिए क्या चेक करना है वो हमने बताया, और ये सिंगल वैल्यू के लिए है वो सभी वैल्यू के लिए अपने आप अप्लाई हो जाएगा कि मैप फंक्शन इस फंक्शन को सभी वैल्यू पे अप्लाई कर देता है। तो मैप फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, लैम्डा फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उनको कैसे यूज किया जा सकता है, ये जस्ट कुछ बेसिक एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे दी। इससे रिलेटेड किसी कोई क्वेरी है तो भी पूछिए, अदरवाइज अब हम सेशन बंद करने जा रहे हैं। आप लोग वो जो मॉल वाला डाटा है उसमें से एज को कैसे हम काउंट करेंगे उसे जरूर एक बार अप्लाई करके देखिएगा, वो फाइल में शेयर कर दूँगा। कोई क्वेश्चन है आपका भी? नहीं सर, ठीक है, वो ओके, ट्राई करेंगे फिर। बिल्कुल कोशिश